अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इतने अरसे बाद एक बार फिर से मुझे कहीं अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक जॉब मिली थी। मुझे उस जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाना था। घर में आज खाने पीने को कुछ भी मौजूद नहीं था। सुबह से जैसे ही उठा था, बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे थे और मेरी बीवी आंखों में आंसू लिए खामोशी के साथ उन्हें बहलाए जा रही थी। उसकी आंखों में बेबसी वाज़े नजर आ रही थी। रोते हुए बच्चों को यूं देख कर मेरा दम घुटने लगा। अचानक ही मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम मेरे कपड़े इस्त्री करके लगा दो, आज मुझे किसी जगह पर इंटरव्यू के लिए जाना है। दुआ करो कि मुझे वहां से जॉब ऑफर हो जाए, फिर हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मेरी बीवी खामोशी से खाली खाली निगाहों से मुझे तकती रही। इस महीने मैं कितनी बार ही इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन कहीं से भी कोई मस्बत जवाब न आया था। मेरी इतनी सारी डिग्रियां और इतने सारे डिप्लोमे हैं जिनमें मैंने हमेशा A+ नंबर हासिल किए थे। अपनी क्लास में सभी लड़कों में टॉप क्लास हुआ करता था। लेकिन अब उन्हीं डिग्रियों को लेकर मैं दर बदर धक्के खा रहा था। हर जगह पर रिश्वत चल रही थी। हर कोई बस अपने उल्लू सीधे करने में था। मुझ जैसे टैलेंटेड नौजवान की यहाँ पर कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर तो हर जगह पैसे की ही अहमियत थी। लेकिन फिर भी अपनी किस्मत को आजमाने मैं गया था। आखिरकार मैंने उस इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार किया और भूख से बिलखते बच्चों को देखकर मजबूरन मुझे उस इंटरव्यू के लिए आना ही पड़ा था। मैं तैयार होकर जैसे ही घर से बाहर निकला, मुझे एक रिक्शा मिला। बस मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपना किराया देकर जा सकता था। मैं उस रिक्शे में बैठा और उस ऑफिस तक आ पहुंचा। लेकिन ये मैं भूल चुका था कि मेरा हुलिया, मेरे जूते, मेरे कपड़े, सब कुछ मैं नहीं रखता होगा। मैं जो ही ऑफिस में दाखिल हुआ, सामने एक कतार मुझे दिखाई दी। ये कतार यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आने वाले लोगों की, हर किसी के पास अच्छे कपड़े, अच्छे जूते थे। लेकिन मेरे फटे पुराने कपड़े और 1 साल पहले लिए गए जूते थे, जो कहीं कहीं से फटे हुए थे, लेकिन मैं उन्हें फिर भी इस्तेमाल में किया हुआ था। उन सब लोगों को देखकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे यहाँ पर भी वैसा ही होगा जिस तरह आज तक होता चला आया। यहाँ पर भी रिश्वत चलेगी। इतने अमीर कबीर लोग होंगे और वो अमीर कबीर लोग रिश्वत लेकर किसी ना किसी को यहाँ पर रख लेंगे। मैं मायूस होकर वापस नोचने ही लगा था कि पीछे से मेरा नाम पुकारा गया। बॉस के दरवाजे पर खड़ा शख्स मेरी तरफ देख रहा था। उसने बारी बारी सब लोगों की तरफ देखकर मेरा नाम पुकारा। किसी ने भी उसकी तरफ तवज्जो ना दी। आखिरकार मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसकी तरफ आया। वो मेरे फटे पुराने कपड़ों और फटे पुराने जूतों की तरफ देखकर एक ताइराना निगाह डालते हुए साइड पर हो गया और मेरे सामने दरवाजा खोल दिया। मैं दरवाजा खोलकर ऑफिस में दाखिल हो गया। सामने बैठा शाह हुसैन अपनी बारोब शख्सियत के साथ अपनी कुर्सी पर विराजमान था। मैंने अंदर जाने की इजाजत मांगी। उसने सिर्फ हाँ मुयस्सर हिलाने पर इक्तिफा किया और मुझे कुर्सी की तरफ इशारा कर दिया। अभी तक उसकी निगाहें कंप्यूटर पर जमी थी। मैं खामोशी से जाकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैं उसके कुछ सवालात पूछने का मुंतजिर था। जाने वो क्या मुझसे सवालात पूछेगा, कब मुझसे इंटरव्यू लेगा और कब मैं यहाँ से जा सकूंगा। उसके सामने बड़ी कुर्सी भी उससे दूर थी। यही वजह थी कि वो मुझे सर से लेकर पैर तक देख सकता था। उसने मुझे एक नज़र देखा और फिर उसकी नज़र जाकर मेरे जूतों पर झिक गई। एकदम से मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। वो कह रहा था मेरे वो जूते जो 1 साल पुराने हो चुके थे, एक साइड से हट चुके थे, उन्हें मैंने धागे और सुई की मदद से एक बार फिर से मुरम्मत कर लिया था। लेकिन उनकी वो मुरम्मत वाज़े दिखाई दे रही थी। काफ़ी देर वो खामोशी से मुझे यूं ही देखता रहा। फिर उसने मुझसे 1-2 सवाल किए। मैंने हकलाते हुए तमाम सवालात उसके गोश गुजार किए और फिर अपनी CV उसके सामने रख दी। वो मेरी फाइल खोल कर देखने लगा। मुझे यकीन था कि मुझे यहाँ भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अमीर कबीर लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे और यहाँ भी यकीनन रिश्वत ही चलती होगी। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि तभी उसने अपने सेक्रेटरी को आवाज़ दी। उसका सेक्रेटरी जो दरवाजे पर खड़ा इंटरव्यू पर आने वाले लोगों को कमरे में बुला रहा था, वो जल्दी से भागता हुआ नजर आया। कहने लगा, जी साहब जी। तो बॉस ने उसे कहा, इस लड़के का अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करो, ये लड़का कल से ज्वाइनिंग दे रहा है। ये बात सुनकर तो मुझे हैरत हुई थी। मैं आंखें फाड़े सामने कुर्सी पर विराजमान बॉस को देखने लगा।
उसने बिना मुझसे तफ्तीश किए मुझसे मेरे तमाम लोगों का पूछा, मुझे ऐसे ही नौकरी दे दी। हाँ, ये बात ठीक थी कि यहाँ आने से पहले मैं जहाँ भी गया था मेरी तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थी। हर किसी ने मेरी कामयाबी देखी थी। मेरे तमाम नंबरात जो मैंने इतनी सारी जिंदगी में हमेशा पहली पोजीशन पर लिए थे, वो तमाम अमूर रिश्वत की धूल तले दब चुके थे। अब हर कोई बस रिश्वत लेता और अमीर लोगों की नौकरियां मिल जाती। मुझ जैसे गरीब इंसान वैसे ही हालात की चक्की में पिसते रहते। आज भी मुझे बस यूं महसूस हो रहा था। लेकिन जो ही उसके मुंह से मैंने ये सुना कि उसने मेरा अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करवा लिया था और कल से ही वो मुझे जॉब दे रहा था, मैं हैरत ज़दा रह गया, लेकिन मुझ में पूछने की हिम्मत ना रही थी। उसने मुझे मेरे तमाम डॉक्यूमेंट वापस कर दिए और उससे कहने लगे, तुम ऐसा करना कि कल सुबह से ही ज्वाइनिंग दे देना, तुम इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो चुके हो। ये सुनकर तो मैं खुशी से फूले ही नहीं समा पा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या रिएक्शन दूं। उस वक्त तो मैं ना पूछ सका कि आखिर किस बुनियाद पर इन लोगों ने मुझे इस जॉब पर रखा था। खैर, मैं खामोशी से उठकर अपने घर चला आया। घर आकर मैंने अपनी बीवी को खुशखबरी सुनाई तो वो तो एकदम से उछल पड़ी थी। मेरे बच्चे भी खुशी से झूम उठे थे और अब मेरे दिल में भी एक एहसास ने जन्म लिया था। मेरे घर से गुर्बत के दिन खत्म होने वाले थे, लेकिन मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर उन्होंने पुराने कपड़ों और फटे पुराने जूतों को देखकर उस शख्स ने मुझे कैसे जॉब पर रख लिया था। यही सवाल था जो मुझे खाए जा रहा था। दूसरे रोज जैसे ही सुबह हुई, मैं सुबह सवेरे ऑफिस जा पहुंचा। ऑफिस में मुझे मैनेजर ने तमाम काम सिखा दिया था। मैंने वैसे भी कंप्यूटर में बहुत महारत हासिल की थी। यही वजह थी कि काम समझने में ज्यादा दुश्वारी ना आई थी और मैं खुशी खुशी अपना काम करने लगा। अभी मुझे काम करते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि मैंने बॉस को ऑफिस में आते देखा। उनके इस्तकबाल के लिए जिस तरह सब खड़े हुए, उसी तरह मैं भी जल्दी से गर्म जोशी से खड़ा हो गया। मैंने आज भी वही पुराने जूते अपने पाँव में पहन रखे थे जो मैं कल उनके सामने पहन कर गया था। लेकिन अचानक मुझे शर्मिंदगी ने आन घेरा था और मैंने फौरन से अपने पाँव पीछे कर लिए। मुझे देखते हुए बॉस ने कुछ सोचते हुए मुझे अंदर बुलाया था। मैं झिझकते हुए उनके पीछे पीछे चलता हुआ उनके ऑफिस तक जा पहुंचा। उनसे कैसे बात करता, उनसे क्या कहता, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे अपने मध्य मुकाबिल कुर्सी पर बिठा दिया। मैं बैठा तो कुछ समझ न आया। वो ऐसी गर्मजोशी से मिले, यूं लगता था जैसे वो मुझे सदियों से जानते हो। मुझे हैरत हो रही थी, उनके और मेरे दरमियान कोई भी रिश्ता नहीं था और ना ही हमारी कोई जान पहचान थी। फिर बॉस मेरे साथ इस तरीके से बेतकल्लुफ क्यों हो रहे थे? कुछ समझ नहीं आ रहा था उनकी बातों का। मैं हाँ हूँ में जवाब देता रहा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई परेशानी है क्या? मेरे दिमाग पर बस एक ही बात सवार थी। आखिर उन्होंने मुझे बिना इंटरव्यू लिए, बिना कुछ पूछ गछ किए और बिना कोई रिश्वत लिए कैसे नौकरी पर रख लिया था। बस कुछ देर खामोश रहने के बाद डरते डरते मैंने जब मुंह खोला तो बस एक ही बात मेरे मुंह से निकली और वो ये थी कि सर, मैं इतना गरीब इंसान हूँ, यहाँ तक कि मेरे कपड़े और मेरे जूते देखकर मेरी गुर्बत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मेरे पास कोई पैसे मौजूद नहीं, यहाँ तक कि घर में फाकों की नौबत आ चुकी है। और ऐसे में मैंने बहुत सी कंपनियां देखी थी, बहुत सी कंपनियों में इंटरव्यू देने के लिए गया, लेकिन किसी ने मुझे ना रखा। हालांकि मेरी डिग्रियां, मेरी तालीम बहुत ही आला है। मेरे माँ बाप ने रिक्शा चलाकर मुझे पढ़ाया और लिखाया, मुझे आला तालीम दिलवाई, लेकिन उस तालीम ने मेरा ज़रा बराबर भी साथ न दिया। आज मैं इतना गरीब हूँ, लेकिन मेरे पास डिग्रियां हैं। हर किसी ने मेरी डिग्री को रिजेक्ट किया और हर किसी ने रिश्वत के नाम पर अमीर लोगों को ही नौकरियों से नवाजा। लेकिन आप वो पहले शख्स हैं जिन्होंने बिना मुझसे कोई इंटरव्यू लिए, बिना मुझसे कोई बात किए, बिना मेरे कपड़ों जूतों को जज किए मुझे नौकरी करने पर रख लिया। आखिर ऐसी क्या बात है? हालांकि आपके ऑफिस में उस वक्त इंटरव्यू देने के लिए लाखों लोग मौजूद थे जो काफ़ी असर और रसूख भी रखते थे और शायद काफ़ी अमीर कबीर फैमिलियों से भी बिलोंग करने वाले लोग थे। आप लोगों ने कैसे मुझे इस नौकरी पर रख लिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे साथ साथ ये भी डर लग रहा था कि कहीं बॉस को बुरा ना लग जाए। मेरी इस बात पर वो मुस्कुराने लगे। मुझे हैरत हो रही थी, वो मेरी बात पर मुस्कुरा रहे थे।
वैसे तो उन्हें बुरा लगना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की बातें अपने कोलीग के साथ करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। खैर, उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कुछ बात करना शुरू की, और जो बात उन्होंने मुझे बताई वो मुझे हैरान कर देने के लिए काफ़ी थी। मैं वहीद मुराद अली का बेटा था। मुराद अली मेरा बाप BSc पास था। उनके ज़माने में पढ़ाई का इतना रिवाज ना था, लेकिन मेरे दादा ने उन्हें पढ़ाया। मेरे दादा की ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर एक आला ओहदे पर फाइज हो जाए, लेकिन उस वक्त लड़कों के लिए तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल था। जिस इलाके में हम रहते थे, उस इलाके में बस मैट्रिक तक ही एक स्कूल मौजूद था। उस स्कूल से बाबा ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की, और फिर उसके बाद बाबा जान को शहर तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया गया। शहर में बाबा ने इंटरमीडिएट पास किया। मैट्रिक इंटरमीडिएट पास करने के बाद उन्होंने BSc करना शुरू कर दिया, और फिर BSc की डिग्री लेने के बाद उन्होंने कई छोटे मोटे कोर्स भी कर रखे थे। लेकिन अभी बाबा अपनी पढ़ाई से फारिग ही हुए थे कि दादा जान को मौत ने आ लिया, और फिर दादा जान इस दारे फानी से रुखसत हो गए। बाबा पर तमाम खानदान की जिम्मेदारी आयद हो गई। छोटे बहन भाइयों को पढ़ाना लिखाना, घर के खर्चे पूरे करना, ये सब कुछ बाबा के सर पर था। बाबा ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। उस वक्त की तमाम कंपनियों में जाकर इंटरव्यू दिए थे, लेकिन किसी ने भी बाबा को नौकरी पर ना रखा था। फिर आखिर बाबा ने एक रिक्शा खरीदा, जिसके एक साथ वो हर महीने पूरी करते रहे। उस रिक्शे पर बाबा ने अपना काम शुरू किया। पहल तो इतनी ज्यादा सवारियां न मिला करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका ये काम चलने लगा, और फिर उन्होंने उसी काम के जरिए अपने घर को पालना शुरू कर दिया। बहन भाइयों की तालीम मैं मुकम्मल करके उनकी शादियां कर दी, और फिर उसके बाद खुद शादी करके आराम से जिंदगी को बसर करने लगे। भले ही हमारी जिंदगी में काफ़ी मुश्किलात थी, लेकिन अम्मा अब्बा दोनों ही सादा थे। उनकी सादगी भरी जिंदगी ने हम सब को भी सादगी से जीने पर आमादा किया था, और यूं हम सब लोग अपनी छोटी सी सादा सी जिंदगी में बेहद खुश थे। ये छोटी सी जिंदगी थी, ना तो हमारी ज्यादा ख्वाहिशात थी और ना ही हमारे ज्यादा अखराजात थे। उसी वजह से हमारी जिंदगी काफ़ी सुकून में गुजर रही थी। लेकिन जूं जूं हम बढ़ रहे थे, हमारे तालीमी अखराजात भी बढ़ रहे थे। बाबा के सर पर अब हमेशा हमारी देखभाल ही सवार रहती थी। हम कुछ बड़े हुए तो अम्मा ने भी बाबा का हाथ फटाना शुरू कर दिया। अम्मा भी एक पढ़ी लिखी खातून थी और अपने शौहर का हर हाल में साथ देना जानती थी। उन्होंने घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो मशीन और कुशादाकारी करना भी जानती थी। चुनाचे उन्होंने बाबा का हाथ फटाना शुरू कर दिया। घर में कपड़े सिलाई करती, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, और बाबा बाहर से अपना रिक्शा चलाते, और यूं घर के अखराजात चलने लगे थे। लेकिन बहनों की शादी करनी थी और काफ़ी सारी जिम्मेदारियां थी जो माँ बाप बाबा के सर पर मौजूद थी। दोनों बहनों की शादियां वो बड़े अच्छे तरीके से करना चाहते थे। मैं अक्सर बाबा से कहा करता था कि आपकी इतनी डिग्रियां हैं, आपके पास इतनी तालीम है, लेकिन आप कहीं पर जाकर जॉब क्यों नहीं करते? आपको तो बड़ी आसानी से जॉब मिल जाएगी। मेरी बात पर बाबा मुस्कुरा देते और कहते, बेटा, जब सर पे आती है तब इंसान को पता चलता है, और तुम कहते हो ना कि मुझे नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। बेटा, कभी जाकर उन्हीं कंपनियों की धूल खाओ, तुम्हें पता चलेगा। जब ये डिग्रियां हाथ में होती हैं तब इंसान को पता चलता है कि ये डिग्रियां किस काम की हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि नौकरी से ज्यादा बेहतर अपना कारोबार है। भले ही मेरी कभी मजदूरी लगे, कभी मेरा रिक्शा ना चले, और मुझे कभी कोई सवारी ना मिले, मुझे इसमें कोई आर महसूस नहीं होती। लेकिन जब मैं कहीं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाता हूँ और सड़कों पर धक्के खाता फिरता हूँ, तब मुझे अपना हाथ बहुत छोटा सा महसूस होता है। तब ये डिग्रियां मेरे किसी काम की नहीं लगती। कंपनियों वालों की धुतकार हमेशा एक गाली की तरह लगती है। बाबा की ये बातें मुझे समझ में ना आती और मैं खामोश हो जाता। बाबा भी मुझे अक्सर यही कहते थे कि जब तुम्हें इन बातों की समझ आएगी तब तुम्हें मेरी बातें ठीक लगेंगी, जब तुम मेरी जगह पर आओगे। लेकिन ना जाने क्यों मुझे बाबा हमेशा गलत ही लगते थे। मुझे यूं लगता था जैसे वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अगर वो किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर लेते तो हमारी जिंदगी अच्छी हो जाती। इतनी डिग्री लेकर वो मामूली सा रिक्शा क्यों चलाते हैं? हमारे घर के हालात कितने खराब हो रहे हैं। यूं एक रोज चलते चलते ना जाना बाबा कहाँ से आए, इतनी जल्दी में थे। वो जल्दी से आए और घर में अम्मी से कहने लगे कि जो अभी तुम्हारे पास जमा पूंजी है वो मुझे ला दो।
मैं हैरान था, ये बाबा क्या कह रहे थे। मैं अम्मी से पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या है, सब ठीक तो है। बाबा कहने लगे, अरे कुछ ठीक नहीं है, बहुत इमरजेंसी में मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े हैं तो मुझे दे दो। अम्मी अपनी तमाम जमा पूंजी उठा लाई। बहनों की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन अब मैं ही बाकी बचता था। मेरी तालीम पर ये तमाम पैसे लगाए जा रहे थे। अभी मेरी फीस भी अदा करनी थी, लेकिन बाबा जी पैसे कहाँ लिए जा रहे थे। मैं बाबा को रोकने लगा, लेकिन बाबा मेरी बात पर ना रुके और जल्दी से वो पैसे लिए चले गए। फिर 2-3 दिन तक बाबा घर वापस ना आए। अम्मी सिलाई कढ़ाई का काम करती रही और उन्हीं पैसों से घर का गुजारा चलता रहा। बाबा का नंबर भी बन जा रहा था। कुछ दिनों बाद जब वापस आए तो उनके पास रिक्शा भी मौजूद नहीं था। मुझे हैरत हो रही थी, मैं बाबा पर बरस ही तो पड़ा था। उन्हें मैंने बहुत गुस्सा किया था, यहाँ तक कि अम्मी भी उनसे खफा हुई थी और कहने लगी थी कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ पड़ी थी कि आपको रिक्शा ही बेचना पड़ गया। बाबा खामोश थे, वो कुछ नहीं बता पा रहे थे। मैं नाराज होकर घर से चला गया। अम्मी भी उनसे नाराज होकर बैठ गई। बाबा भी तो कोई बात नहीं बता रहे थे। मुझे यूं लगा था जैसे बाबा मेरे लिए कुछ करना ही ना चाहते। मैं उनसे सख्त बेदिल हो गया था। आखिरकार बाहर मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाए और कुछ अम्मी ने सिलाई कढ़ाई करके पैसे मुझे दिए और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर की फीस जमा की। लेकिन अब यह हो चुका था कि बाबा बिल्कुल रूपोश हो चुके थे। बाबा का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। लेकिन एक रोज कोहराम बर्पा हो गया था। बाबा कहीं से आते हुए एक एक्सीडेंट में जान की बाजी हार चुके थे। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मुझसे मेरा तन मन धन लूट लिया हो। हमारे घर में एक कोहराम सा मच गया था। अम्मी तो बाबा के जाने का सदमा बिल्कुल बर्दाश्त ना कर पाई थी। बाबा की तकफीन और तदफीन के बाद हम भी बहुत लादर और बीमार से रहने लगी। उनकी तो जिंदगी थी, कुल मता बाबा थे। उन्होंने जिंदगी का हर दुख बाबा के साथ देखा था। उन दोनों की जोड़ी बलाशबा बेहतरीन जोड़ी थी। कुछ अरसे बाद ही अम्मी भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब मैं अकेला रह गया था। लेकिन ये बात थी कि अम्मी जाने से पहले मेरा निकाह मेरी खाला की बेटी से कर गई थी। जब अम्मी की वफात हुई तो खाला ने फौरन ही रुखसती कर दी। उनका कहना था कि तुम्हारे घर में एक खातून का होना जरूरी है। तुम्हारी माँ चली गई है तो अब तुम्हारी बीवी आ जाएगी। मैं भी खामोश हो गया और खामोशी से रुखसती कर ली। मेरी बीवी भी बहुत अच्छी थी, हर दुख सुख में मेरा साथ देना जानती थी। यूं लग रहा था जैसे वो अम्मी का ही एक साया हो। खैर यूं ही दिन गुजरते गए। देखते ही देखते मेरे 2 बच्चे हो गए थे। लेकिन अभी तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली थी। मैं अपनी तमाम तालीम मुकम्मल कर चुका था। कभी कभी कहीं कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी जॉब मिल जाती थी, जैसे 1 महीने के लिए और 2 महीनों के लिए। उससे ज्यादा मुझे कहीं पर भी कभी जॉब ना मिली। मैं मुस्तकिल तौर पर एक अच्छी जॉब जानता था, लेकिन अब तो वही छोटी मोटी जॉब्स मेरे हाथ से जा चुकी थी। अब तो घर में फाकों की नौबत आ चुकी थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सब कुछ मेरे हाथ से जा रहा था। बच्चे भूख से रोते थे, बीवी बेबस सी हो जाती थी। अम्मी की तरह कभी कभी वो भी कपड़े सिलाई कर लिया करती थी, लेकिन उसकी आंखों का मसला था। यही वजह थी कि मैंने उसे सिलाई का काम करने से मना कर रखा था। अब सब कुछ मेरे हाथ से जा रहा था। कंपनियों में इंटरव्यू दे दे कर भी मैं थक चुका था। हर जगह पर रिश्वत ही चल रही थी। आज मुझे बाबा की ये बात याद आती थी कि वो कहते थे कि ये डिग्रियां जब एक इंसान हासिल कर लेता है तो इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। हम जब ये डिग्रियां लेकर कंपनियों में जाते हैं तो वहाँ हमारी जो हौसला अफजाई होती है वो उस काम से लाख दर्जे बुरी लगती है। बस मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान भूखा रह ले लेकिन अपना खुद का कारोबार करे। लेकिन जब जब मुझे बाबा का रिक्शा याद आता मुझे पापा पर गुस्सा आने लगता। मैं कहता था कि जाते जाते बाबा सिर्फ एक काम ही तो कर जाते, और वो ये काम कि मेरे लिए रिक्शा ही छोड़ जाते। उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी के लिए मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। मुझे बस इसी बात का मलाल रहा था। लेकिन अब तकरीबन बाबा को गए हुए 5 साल गुजर चुके थे और अब जाकर कहीं अच्छी नौकरी की उम्मीद नजर आई थी। लेकिन यहाँ पर भी बहुत अमीर कबीर लोग थे। मुझे यूं लगता था जैसे सिफारिश के जरिए ये नौकरी भी मेरे हाथ से चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ के बॉस ने मुझे बिना इंटरव्यू लिए ही नौकरी दे दी थी और आज दूसरे दिन ही मैं उनसे इस बारे में पता कर रहा था
تو وہ مجھے مسکراتے ہوئے کہنے لگے، تمہارے یہ پھٹے جوتے دیکھ کر تو مجھے بھی بہت افسوس ہوا تھا، لیکن مجھے یوں لگا تھا جیسے تم یہ جاب ڈیزرو کرتے ہو، لیکن تمہاری قابلیت دیکھ کر ہی میں تمہیں جاب دے سکتا تھا، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ لیکن تمہاری جب ڈاکومنٹس دیکھے تو ڈاکومنٹس پر تمہاری تعلیم دیکھنے کی بجائے میں نے صرف ایک شخص کا نام دیکھا اور فوٹو کاپی دیکھی۔ وہ شخص میرا محسن تھا، تم جانتے ہو۔ میں ایک بہت ہی سنگین حالات میں پھنس چکا تھا۔ آج سے 6 سال پہلے جب میری کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، تب اس شخص نے مجھے سہارا دیا، مجھے اپنے رکشے پر بٹھایا اور ہسپتال لیا۔ میرا ایکسیڈنٹ اتنا شدید ہوا تھا کہ میرے ساتھ ٹکرانے والے لوگ تم دبا کر بھاگ نکلے تھے، لیکن تمہارے بابا نے موقع پر آ کر مجھے بچا لیا تھا۔ میں ہسپتال میں کافی عرصہ کوما میں رہا اور میرے اخراجات سارے کے سارے اس شخص نے اٹھائے، یہاں تک کہ اس نے اپنا رکشہ بھی بیچ دیا تھا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میری بیوی نے مجھے وہ سب بتایا۔ اس شخص سے مجھے ملایا اور پھر میں نے اس شخص سے اپنی اتنی تمےداری کرنے کے لیے کچھ اجرت پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ بس میرا بیٹا ایک ہے جو وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس اسے نوکری دے دیجیے گا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیج دینا، اور وہ مجھے اللہ حافظ کہہ کر نکلا ہی تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں تو اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں جاتا اور اس کی دیکھ بھال کرتا، وہ اسی حادثے میں چل بسا تھا۔ جب میں صحت یاب ہوا تو میں اسے دیکھنے کے لیے، اسے ڈھونڈنے کے لیے ہر جگہ پر مارا پھرنے لگا، لیکن وہ مجھے نہیں ملا۔ ان 5 سالوں میں میں اسے ڈھونڈتا رہا یوں کہ مجھے اس کا بیٹا مل جائے، لیکن مجھے اس کا بیٹا کہیں نہیں ملا۔ آخرکار مایوس ہو کر میں گھر واپس لوٹا، اور آج 1 سال بعد سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں انٹرویو کے لیے ایک ایڈ چھپاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بیٹا اس نوکری کے لیے میرے پاس آ جائے، اور تبھی سے میں آج تک یہ انٹرویوز لگا رہا ہوں۔ لیکن مجھے آج تک کبھی بھی اس شخص کی فوٹو کاپی اور اس کا نام دکھائی نہیں دیا، لیکن کل جب تم میرے پاس آئے تو اس شخص کی فوٹو کاپی اور نام مجھے دکھائی دیا۔ میں اپنے محسن کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے اس کے کہنے پر تمہارے لیے یہ جاب مختص کر دی۔ جب تمہاری ڈگری دیکھی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے تم میرے ادارے کے لیے پرفیکٹ ہو، اور تمہارے لیے یہ سارا کام تمہارا باپ کر کے گیا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میں نے آج تک اپنے باپ کو ہمیشہ غلط سمجھتا رہا، لیکن میرا باپ تو میرے لیے بہت اچھا کر گیا تھا، اور اگر وہ میرے لیے کچھ بھی نہ کرتا تو اس کا یہی کام کافی تھا کہ وہ ایک شخص کی جان بچا گیا تھا۔ اسی وقت میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں روتے روتے ہچکیوں سے اپنے ہاتھوں میں اپنا منہ چھپائے رونے لگا۔ باس میری طرف پڑھے اور مجھے پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اپنا باپ یاد آ گیا ہوگا، لیکن میں نے اسے کہا نہیں، سر مجھے اپنا باپ یاد نہیں، بلکہ اپنے باپ کے ساتھ کیا گیا میرا وہ تمام رویہ یاد آیا جو میں نے اپنے باپ کے رکشہ بیچنے پر انہیں بہت سنائی تھی، اور پھر اس کے بعد مجھے میرا باپ کہیں نہ ملا تھا۔ میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ میں ہمیشہ سے یہی سمجھتا رہا تھا کہ وہ میرے لیے کچھ کر ہی نہ گیا تھا۔ آج یہ جو میں فاقے کاٹ رہا ہوں یہ میرے باپ کی وجہ سے ہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میرے باپ نے تو میرے لیے بہت کچھ کیا تھا، اور اگر وہ میرے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے تو کوئی بات نہیں، انہوں نے کسی انسان کی جان تو بچا لی تھی۔ میں روتے ہوئے کہنے لگا۔ سر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، دیکھو تمہارے رونے سے تمہارے باپ کو تکلیف ہوگی، اور تم کون سا حقیقت جانتے تھے؟ اگر تم حقیقت جانتے ہو تو تم کبھی اپنے باپ کے لیے یہ باتیں نہ کرتے جو تم ابھی مجھے بتا رہے ہو۔ تم حوصلہ رکھو اور خود بھی اپنے باپ جیسا بنو، اور آج کے بعد تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی میں تمہاری تمام ضروریات پوری کروں گا۔ تمہارے گھر میں جو راشن ڈلوانا ہے اس کی فہرست مجھے دے دو، میں اپنے ملازم کے ہاتھوں تمہارے گھر میں راشن ڈلوا دوں گا، اور آج کے بعد اپنے باپ کے بارے میں تم ایسا مت سوچنا۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کیبن میں آیا اور روتے ہوئے خدا سے فریاد کرنے لگا، وہ مجھے اس چیز کے لیے معاف کر دے، میں نے اپنے باپ کی شان میں گستاخی کی تھی، لیکن میرا باپ تو اس دنیا کا سب سے عظیم ترین باپ تھا جس نے ایک شخص کی جان بچائی تھی۔
اگر وہ اس شخص کے لیے اپنا گھر بھی بیچتے تھے تو مجھے اس میں کوئی آر محسوس نہ ہوتی، اور نہ ہی میں اپنے بابا کے لیے کچھ کہتا کہ وہ نوکری کو سیکرٹ رکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے ویسا ہی کیا تھا۔ آج مجھے پتا چلا تھا بے شک والدین کو ہمیشہ اپنے بچوں کا خیال رہتا ہے، انہیں اپنے آخری وقت میں بھی یاد رہا تھا، تبھی تو انہوں نے سر سے میرے لیے بات کی تھی، ورنہ اس آج سر مجھے کہاں ڈھونڈ پاتے۔ یہ پچھتاوا مجھے ہمیشہ رہے گا کہ میں نے اپنے باپ کو غلط سمجھا تھا، لیکن اب میں پرسکون ہوں کہ میرا باپ مجھ سے راضی گیا تھا، اس نے میری تمام غلطیاں معاف کر دی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح وہ بچپن میں میری غلطیاں معاف کر دیا کرتا تھا۔ اب آنکھیں ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی ہے، لیکن خدا کا شکر گزار ہوں، اس نے میرے حالات بہت بدل دیے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے بابا چلے جانے کے بعد بھی میرے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ میرے مر جانے کے بعد بھی میری دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی، تم ایسا کبھی مت سمجھنا کہ میں تمہیں چھوڑ گیا، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ارد گرد گھومتی رہیں گی، اور میرا سایہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس وقت تو مجھے بابا کی یہ بات بالکل سمجھ نہ آئی تھی، لیکن آج مجھے یہ بات سمجھ آ رہی تھی۔ مجھے ہر گھڑی اسے محسوس ہوتا تھا کہ بابا میرے ساتھ ہے، ان کا ساتھ میرے ساتھ ہے، انہی کی بدولت پر مجھے یہ جاب ملی تھی۔ یقیناً ایک باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے ایک گھنا صاحبان ہی رہتا ہے، اور اس کے چلے جانے کے بعد بھی انسان اس کی چھاؤں کی ٹھنڈک محسوس کرتا رہتا ہے، جس طرح میں محسوس کرتا ہوں۔ خدا ہر کسی کے والدین کی حفاظت فرمائے، ہر کسی کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔